हेलो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम सब बिल्कुल पास में ही हैं, एकदम से आने वाले हैं, ठीक है? कुछ ही दिन बचे हैं। तो क्यों ना बोर्ड के एग्ज़ाम से ठीक पहले हम क्या करते हैं, हम एक इस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीरीज़ में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 45 डेज़ हैं आज से, ठीक है? इन नेक्स्ट 45 डेज़ में हम क्या करने वाले हैं, हर एक दिन एक वीडियो लेके आएँगे जिसमें हम एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे लेट्स से साइंस के लिए एक सीरीज़ चलाएँगे 45 डेज़ की। तो इन 45 डेज़ में 45 वीडियोज़ जो आएँगी, ये आपको कवर करनी है, ठीक है? इन वीडियोस में सारे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इसमें कवर कर लेंगे, तो एक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है? तो इसी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो 2023 का साइंस का सीबीएसई का पेपर है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? देखते हैं पेपर कैसा आया था और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो जैसे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। तो हमें यहाँ पे 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स दे रखे हैं और बोल रखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, हमें वो करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है कौन सा है, ठीक है? देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है? अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो फर्स्ट में क्या लिख रखा है, ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। देखो बी को अगर हम ध्यान से देखें तो बी तो बेंजीन है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है? और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो C6H6 किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का होता है। तो ठीक है, बी तो बेंजीन है। अब देखते हैं क्या ए और सी आइसोमर्स हैं हेक्सेन के। देखो हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है ना, हेक्सेन का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है, हेक्सेन एल्केन है, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H14। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 12 है। तो देखो 2 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता है। क्लियर हुआ? ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। क्या ए हेक्सेन का आइसोमर है? तो ये तो देखो, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ए आइसोमर का हेक्सेन का आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14 और यहाँ पर जो कंपाउंड ए दे रखा है, इसका फॉर्मूला तो C6H12 बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं, ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो साइक्लिक है, सैचुरेटेड भी है। तो देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो एक क्लोज्ड रिंग बनाते हैं। तो देखो रिंग बन रही है एक, ठीक है, 6 कार्बन की, ठीक है, साइक्लिक है। और देखो सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड में सारी सिंगल बॉन्ड है, ना तो डबल है ना ही ट्रिपल है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो और देखते हैं बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो साइक्लिक तो है ही बी और सी, और अनसैचुरेटेड भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस बी में भी है और सी में भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है? देखो सेकंड क्वेश्चन कितना इजी दे रखा है, फ्री के नंबर, कि सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। और हम सबको पता है वॉशिंग सोडा किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। देखो कॉपर जो होता है वो बर्तन बनाने में यूज होता है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इन चारों में से ऐसी है जो इसको कुकिंग यूटेंसिल बनाने में सुटेबल नहीं बनाती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो मेलिएबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबल है, कॉपर से हम बर्तन बनाते हैं क्योंकि वो मेलिएबल होता है, ठीक है। सेकंड रीजन है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। थर्ड रीजन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें से हाई रिएक्टिविटी, देखो हाई रिएक्टिविटी नहीं होती कॉपर की, ठीक है। तो अगर कॉपर हाई रिएक्टिव होता है ना, तो इससे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते ही नहीं हम, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी उसको सुटेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द टेबल बिलो हैज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच। तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें बस इतना बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर 3 गलत है किसी ना किसी तरीके से। जैसे एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे फर्स्ट में दे रखा है लेमन जूस, ठीक है, कलर ऑफ पीएच पेपर ऑरेंज, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 हो सकती है क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है, बट नेचर ऑफ सॉल्यूशन में बेसिक दे दिया है, तो गलत हो गया ना। सिमिलरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को चेक करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ब्लू कलर होता है इसका, ठीक है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 के अराउंड होता है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी दो में भी गलत हो जाएंगे हमारे, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5th में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखे हैं x, y और ये दे रखा है हमें z। तो बताना है कि कौन सी वैल्यू सुटेबल होगी। देखो पहली चीज तो ये है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, फटाफट क्या करना है, ये जो वैल्यूज दे रखी है इनको रख के देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू रख के ये फिट बैठेगा। ठीक है, तो लेट से हम ये यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं MnO2, ठीक है, प्लस x की जगह हम रख देते हैं 6HCl गिव्स MnCl2, MnCl2 y की जगह पे हम रख देते हैं 2H2O और फिर यहाँ पर रख देते हैं हम 2Cl2। देखो क्या बैलेंस हो रही है, यहाँ पर एक मैग्नीज, यहाँ पर एक मैग्नीज, यहाँ पर 6 क्लोरीन और यहाँ पर 6 क्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर तो देखो ऑक्सीजन कितने 2 है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 ही हैं, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रही है। अब हम सेकेंड वाली वैल्यू रख के देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू रखते हैं तो MnO2, ठीक है, प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ Cl2। देखते हैं बैलेंस हो रही है, एक मैग्नीज है एक मैग्नीज है, ठीक है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 4 क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पर ज्यादा क्लोरीन है, देखो 6 क्लोरीन आ गए है ना, तो ये भी बैलेंस नहीं हो रही। ऐसे ही हम थर्ड वाले ऑप्शन को रख के देखते हैं। चलो तो थर्ड वाले ऑप्शन को अगर हम रखें तो MnO2, ठीक है, प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2H2O प्लस Cl2, 2H2O प्लस Cl2। देखते हैं बैलेंस हो रही है। देखो एक मैग्नीज है एक मैग्नीज है, ठीक है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर है 2 क्लोरीन, यहाँ पर है 4 हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन। उसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। हमने क्या किया है, देखो इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट ले रखा है, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट हमने ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, नीचे बर्नर है, हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, ठीक है, बुलबुले निकल रहे हैं ब्राउन कलर के। तो हमें बताना है कि ये क्यों हो रहा होगा। देखो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, यहाँ से निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और इसी गैस की वजह से जो ये फ्यूम्स निकल रहे हैं ब्राउन फ्यूम्स, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में भी अपना जो अब आने वाला पेपर है सॉल्व करते जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन X, ठीक है, द सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्म्स मिल्की देन कलरलेस। देखो एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन किस चीज का है, यहाँ पर हमने क्या किया है, डाइल्यूट HCl दे रखा है और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो टेस्ट ट्यूब में नीचे दे रखा है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 दे रखा है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो जब Na2CO3 का रिएक्शन HCl के साथ होता है तो ये कुछ ना कुछ बनाएगा और यहाँ पर कोई हमें गैस भी मिल रही है। ठीक है, अब वो बोल रहे कि ये जो ठीक है, ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको हम एक्स सॉल्यूशन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि आप वो सॉल्यूशन मिल्की हो जा रहा है और फिर कलरलेस हो जा रहा है, तो बताना है कि वो गैस कौन सी होगी। देखो हमें पता है कि Na2CO3 का रिएक्शन जब HCl के साथ होता है तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ से हमारी गैस रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है। देखो ये कि जब भी Na2CO3 का, ठीक है ना, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2। ठीक है, यहाँ पर NaCl मिलेगा हमको और CO2 के साथ साथ H2O। ठीक है, अब हमको पता है, देखो ये जो गैस है ना ये इस X के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, और इसको पहले मिल्की बना रही है फिर कलरलेस। और हमने एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, एक लाइन आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, इस तरह की कोई रिएक्शन आपने सुनी होगी ना, इस तरह की एक लाइन कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्की बना देती है। ठीक है, और
इसको अगर हम इसमें एक्सेस पास कराएंगे, ठीक है, अगर हम इसमें CO2 पास कराएंगे तो ये इसको मिल्की बना देगी, और मिल्की बनने के बाद अगर हम फिर से इसमें CO2 पास कराते रहते हैं तो ये इसको क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपना ऑप्शन चूज कर लो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, CaCO3 बन जाता है, ठीक है, ये तो सही है यहाँ तक, ठीक है। एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल, क्योंकि जो एक कलरलेस होता है ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, CaHCO3, ठीक है, CaHCO3, ठीक है, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ही हमें क्वेश्चन पहचानने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। देखो जब जितनी भी डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होती है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, देखो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं, एनर्जी रिलीज हो जाए मिलेगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो देखो इसने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है, तभी तो ये ब्रेक हुआ है। तो ये हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल से एक्सोथर्मिक है, और रेस्पिरेशन भी हमारा एक्सोथर्मिक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट दी फॉलोइंग फ्रॉम द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पूछ रखा है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, नहीं। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड, नहीं, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स नॉट इन स्टेम्स, गलत। इट इज अ ग्रोथ, देखो ये सही है बिल्कुल, ट्रॉपिक मूवमेंट, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम अपना 10th क्वेश्चन पे आते हैं कि द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो जीन की कैरेक्टरिस्टिक को क्लियरली डिफाइन कर रहा है? सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बाकी सारे हमारे ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। 11th, consider the following statement about small intestine and select the one which is not correct। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि विच इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट का मतलब है विच इज फॉल्स, ठीक है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? देखो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, ठीक है, ये तो सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने सब सुना होगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास, ये भी सही है। नेक्स्ट, द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ठीक है, जो फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के आउटसाइड ब्रेक करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंगाई, ठीक है, राइजोफस। ये जो होता है ये अपने फूड मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, डिकम्पोज करता है और देन उसको एब्जॉर्ब करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोफस। 13th क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ये दो पैरेलल वायर्स हैं, एक वायर है AB, एक वायर है CD, इनके बीच में एक पॉइंट है P। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? इट्स सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर, इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन 0 और इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। इसका रीजन देखो क्या हो जाएगा, AB जो वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ठीक है,
ये बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों वायर का, क्योंकि पॉइंट पी जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बराबर है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट पी पे जो लग रही होगी ए बी के थ्रू और सी डी के थ्रू, वो दोनों इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 14th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिक आयन 1500 वॉट एंड 200 वोल्ट एंड अ फ्लैश लाइट ऑफ इतना आर यूज्ड इन होम्स, द रेट ऑफ फ्यूज टू बी यूज शुड बी। अब देखो इनके लिए जो फ्यूज होना चाहिए वो कितना एम्पेयर का होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयन की बात करते हैं। अच्छा हमें एक चीज तो पता है ना, हमें पावर का फॉर्मूला तो मालूम है ना, पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है V इंटू आई के बराबर। तो अगर हमें करंट निकालना है तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक है। तो देखो पावर की अगर हम बात करें, ये वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, और ये वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक आयन के थ्रू करंट निकाले तो कितना करंट आएगा, तो पावर कितनी है 1500 अपॉन 200, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7.5 एम्पेयर, ठीक है। अब हम जो फ्लैश लाइट है उसका करंट निकालते हैं, उससे कितना करंट पास हो रहा है। तो पावर अपॉन वोल्टेज, तो फ्लैश लाइट की पावर है 500 वॉट और वोल्टेज है 200, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2.5 एम्पेयर आ जाएगा। तो रेटिंग ऑफ फ्यूज बतानी है कितना करंट यूज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2। तो I1 कितना है 7.5 और I2 कितना है 2.5, तो आंसर विल बी 10 एम्पेयर। तो 10 एम्पेयर का हम यहाँ पर फ्यूज यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद, ठीक है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद 15 एम्पेयर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे बोल रखा है कि एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें वायरिंग हो रखी है 15 एम्पेयर करंट रेटिंग की, इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव। तो ये किसके लिए यूज होगा, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर के लिए, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 15 एम्पीयर का करंट यूज हो रहा है वहां पर हैवी पावर वाले अप्लायंसेस जैसे गीजर हो गया, हमारा एसी हो गया, ठीक है, इनको यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर, जो भी है आर 8 आ गया, ठीक है, और देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरपी। तो आरएस और आरपी का रेशियो निकालना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो सिंपल ऐड होती है, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से ऐड हो जाएगी, कहाँ तक, R8 तक, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी आ जाएगी, सबको ऐड कर दो, 8 ओम को ऐड कर दो, तो 8 ओम को 8 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 ओम। लेकिन जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल की वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/8 प्लस 1/8 प्लस ऐसी ऐसी 1/8 तक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा 1। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 1। तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो सॉरी पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, n इंटू 8, तो 8/8 ये आ जाएगा हमारा 1। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, सॉरी सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी है, 4 ही है, ठीक है, मेरे को लगा 8 है, ठीक है, ये चीज़ ये करेक्ट कर लेना। देखो ये ना ये 8 ओम के सिर्फ 4 ही रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है। देखो तभी तो मैं सोच रहा आंसर में थोड़ा गलती आ रही है, 8 ओम के सिर्फ 4 ही रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है। तो हम 4 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 4 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये R4 तक ही है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही हम 1 अपॉन पैरेलल में निकालते हैं, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/8, ठीक है, 4/8 का मतलब 1/2। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल का रेशो बताना है। सीरीज में आ रही है 30, ठीक है, और पैरेलल में कितनी आ रही है, देखो पैरेलल में कितनी आ जाएगी, 1/8 1/8 4/8 मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2,
तो ये आ जाएगा हमारा अराउंड 64 के अराउंड, बट ये तो आंसर ही नहीं है हमारे पास, हमने फिर से कोई गलती कर दी है लग रहा। देखो कहाँ पे हमने गलती की है। ओके ओके, आ गया समझ। देखो 1/रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारा 1/2 आया है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारा तो 2 आ जाएगा ना, ऐसे आया ना। देखो 1/रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारा 1/2 आया है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना है तो 2 ओम हो जाएगा, तो ये तो हमारा 2 आ गया। तो 2 1 जा और 2 16 जा 32, तो हमारा आंसर 64 नहीं 16 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन पे। देखो अब जो क्वेश्चन है ना हमारे एसर्शन और रीजनिंग के हैं। अब देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। अब देखो ए कब टिक करना है, बी कब टिक करना है, सी कब टिक करना है और डी कब टिक करना है। देखो ए तब टिक करना है जब एसर्शन जो है वो करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो बिल्कुल एसर्शन के लिए ही है, ठीक है, तो ए टिक करना है। बी कब टिक करना है, जब एसर्शन करेक्ट है अपनी जगह, रीजन अपनी जगह करेक्ट है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब बी टिक करना है। सी कब टिक करना है, जब एसर्शन करेक्ट है रीजन फॉल्स है, और डी कब टिक करना है, जब एसर्शन रॉन्ग है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। इसके रूल्स जो होते हैं वो पेपर में मिलेंगे आपको लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, तो ध्यान रखना। चेक करते हैं एसर्शन और रीजन में, ठीक है। 17th को अगर हम देखते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। देखो हमें पता है जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होती है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और हमें पता है कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे ना, सर्कुलर वायर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते रहेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन देखते हैं इसका। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप। तो ये भी बिल्कुल सही रीजन है इसका, ठीक है। ये लाइन भी करेक्ट है और सेकंड वाली लाइन भी करेक्ट है, और ये रीजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है इस असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन सही टिक करना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं असर्शन क्या है। देखो असर्शन में कह रहे हैं कि द एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन यीस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड, ठीक है। देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। रीजन की बात करें, ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एनएरोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। 19 की अगर हम बात करें, देखो जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्या ये सही है? 19 सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, जीन से ही डिसाइड हो जाता है, तो ये तो सही है। एक्स क्रोमोजोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, ठीक है, ये क्या फादर से इनहेरिट होता है? नहीं, ये तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है ये, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क वाला। असर्शन दे रखा है, असर्शन बोल रखा है कि द कलर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है CuSO4, ठीक है, इसमें जब हम लेड को ऐड करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमको पता है ये रिएक्शन, ठीक है, तो ये कलरलेस हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और ये लेड सल्फेट बना लेगा PbSO4, ठीक है, और ये यहाँ से Cu निकल जाएगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा हमारा। तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने, देखो मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपने 15-20 दिन बाद, कुछ दिन बाद एग्जाम में बैठना है। तो यहाँ पर मैं एक पेपर का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पेपर को, ताकि रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है, और रिवीजन उसी का होता है जिसने कुछ पढ़ा हुआ हो। बिकॉज अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता है तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ रखा है सिलेबस, ठीक है, और एक बार वो रिवाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पेपर किस तरह से आता है। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 2 रीजंस, ठीक है, लिस्ट 2 रीजन टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम में क्या होता है ना, जैसे भी जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उन्हें उनमें क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो नेचर में वापस से मिल जाते हैं। जैसे मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, वो मर गया मान लो, ठीक है,
कोई डॉग है वो मर गया और उसको हमने ऐसे ही उसको कहीं पे हमने उसको फेंक दिया, तो अगर उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो इकोसिस्टम में ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक। बट अगर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है उसे ख़त्म कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो कितना ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, एक बैलेंस बनाने के लिए। तो इसके दो रीज़न बता दो, कोई भी दो रीज़न बताने हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स का की एग्जिस्टेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो देखो इसमें एक हम रोल तो हम ये बता सकते हैं कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैसे कोई भी पशु जो है, ठीक है, कोई भी एनिमल जो है वो जंगल में क्या हुआ, मर गया, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं, ताकि साफ सफाई हो जाए, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या दे सकते हैं हम इनकी एग्जिस्टेंस के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो, जब ये डिकम्पोज करते हैं ना किसी भी डेड ट्री को, ठीक है, किसी भी डेड एनिमल को, तो उससे क्या होता है ना, जो सॉइल में जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, इट हेल्प्स इन द नेचुरल नेचुरल रेप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं इससे। जैसे कोई पुराना पेड़ है, ठीक है, कोई पुराना ट्री है, ठीक है, वो गिर गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, उसमें दीमक वगैरह लग जाएगी। तो वो दीमक क्या करेगी, उस पेड़ को खाती रहेगी और लास्ट में एट द एंड उसको फिनिश करके उसे सारा जो भी डिकम्पोज मैटर है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये रीज़न हम दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड एक और रीज़न हम दे सकते हैं कि ये करता है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, हेल्प्स इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, ठीक है, हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, ठीक है। इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाए रखने में डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये डिकम्पोज ही नहीं करेंगे सभी चीज़ों को, मरी हुई चीज़ों को, तो वो ऐसे ही रहेंगी नेचर में, ठीक है, बीमारियाँ क्रिएट करेंगी। तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो ये रीज़न दे सकते हैं आप, ठीक है। से 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। अ नैरो बीम एक्स वाई, देखो एक हमें गिलास प्रिज्म दे रखा है, ये एबीसी जो है वो प्रिज्म है, और यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट एक्स वाई पड़ रही है, ठीक है, इस गिलास प्रिज्म पे। तो हमें बताना है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द इमरजेंट बीम एज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन पी क्यू, और सामने एक स्क्रीन है पी क्यू, ठीक है, इस पे बताना है कि कैसे ये रे पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, मान लो ये है वो प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म क्या है, ए बी और ये सी, ये प्रिज्म है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है पी क्यू। अब हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि जो हमारी लाइट रे है वो एक्स वाई, ये है हमारी लाइट रे एक्स वाई, ठीक है, ये हमारी एक्स वाई जो है वो लाइट रे है। अब ये लाइट रे जैसे ही प्रिज्म पे पड़ेगी तो ये अपने कॉन्स्टेंट्स कलर्स में क्या हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हर कलर जो होता है वो प्रिज्म में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्लियर कलर पता है कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर। अब ये क्या करेंगे, ये कलर हल्का सा, फिर जब ये इस गिलास प्रिज्म से एयर में आएंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके पड़ेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। इस तरह से आपको ये कुछ इस तरह से बनाना है एग्जाम में, ठीक है। ये कौन से कलर हो जाएंगे, VIBGYO और R, ठीक है, विबग्योर। एक और बना देंगे इस तरह से, विबग्योर। क्लियर हुआ, इस तरह आपको बनाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेम द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कोज, तो कौन सा फिनोमिना है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। मतलब जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से या किसी गिलास से पास होती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। और इसका कोज क्या है, उन्होंने पूछ रखा है स्टेट इट्स कोज। तो इसका कोज ये है कि जो अलग अलग कलर की लाइट है, ठीक है, वो अलग अलग वेवलेंथ होती है, उनकी अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, ठीक है, हैव डिफरेंट स्पीड, या हम बोल सकते हैं हैव डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, हैव डिफरेंट वेवलेंथ इन गिलास, इन प्रिज्म।
देखो जब एयर में थे ना तो एयर में सारे कलर्स की वेवलेंथ सेम थी, सारे कलर्स की स्पीड सेम थी, तो सारे कलर एक साथ ट्रेवल कर रहे थे तो हमें वो व्हाइट लाइट दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म पे गई ना तो प्रिज्म से क्या हुआ, कोई कलर तो फटाफट निकल गया बाहर, कोई कलर धीरे धीरे निकला, कोई और धीरे निकला, तो फिर ये सारे कलर्स अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये अलग अलग रेनबो कलर के कलर्स दिखते हैं विब की ओर। तो हर एक कलर की स्पीड अलग होती है, तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इसी के ऑप्शन में इंटरनल चॉइस थी, एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिमिनिश विद एज। देखो उम्र के साथ साथ हमें पास के ऑब्जेक्ट्स और दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखने थोड़े धुंधले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कि जो हमारी आंखों की सीलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका रीजन हमारा हो जाएगा ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच अ कंडीशन। और जो इस उम्र में ये डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसोबायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसका नाम होता है प्रेस बायोपिया। ड्रॉ अ लेबल आई डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच्चाई। ठीक है, तो देखो हम ऐसे डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, क्योर तो नहीं कह सकते, करेक्ट कह सकते हैं, करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं। देखो हम एक लेंस यूज करते हैं, मान लो ये वो चश्मे का एक लेंस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कॉनकेव पार्ट होता है। ठीक है, कॉनकेव पार्ट होता है जो किसको ठीक करेगा, जो दूर के डिस्टेंस को ठीक करेगा। और नीचे वाला जो सेकंड हाफ पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स पार्ट होता है, जो पास की नजर को ठीक करेगा। तो कॉनकेव का काम होता है दूर की नजर को ठीक करना, और कॉन्वेक्स का काम होता है पास की नजर को ठीक करना। आपने देखा होगा जब कोई पुराना बूढ़ा आदमी क्या करते हैं, और पीपल जब कुछ पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो वो चश्मा को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। जब दूर को देखना होता है तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं उसको, है ना। क्योंकि जब उन्हें पढ़ना है न्यूज़पेपर वगैरह, कोई बुक वगैरह, तो वो कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे पास के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। और जब उन्हें दूर देखना होता है तो वो चश्मे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो कॉनकेव की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। देखो नेफ्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? नेफ्रॉन्स हमारे मिलते हैं किडनीज में। नेफ्रॉन्स किडनी की यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है इनफैक्ट किडनी की, नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं 1 मार्क में, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बताना है। देखो इसका स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बुक में आप देख सकते हो आराम से, बट इसका फंक्शन मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, इसके फंक्शन जो होते हैं वो होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। देखो ब्लड में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है लाइक यूरिया वगैरह, ये उनको फिल्टर करता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। और उससे वो क्या बना देता है, उससे वो यूरिन बनाता है, और यूरिन को फिर टू फॉर्म यूरिन। ठीक है, टू फॉर्म यूरिन, ये काम होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, एक और फंक्शन भी होता है, आप इसको भी लिख सकते हो, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, इसको भी आप डिफाइन करके लिख सकते हो, ऑस्मो रेगुलेशन इसका फंक्शन होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 24 अ नाइफ विच इज यूज्ड टू कट अ फ्रूट वाज इमीडिएटली डिप्ड इन वाटर कंटेनिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। देखो एक नाइफ है, ठीक है, जिसको हम फ्रूट काटने के लिए यूज कर रहे हैं। उसको हम क्या करते हैं, फ्रूट काटने के बाद इमीडिएटली उसको एक वाटर में जिसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसमें डिप कर देते हैं, और सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो गया। तो हम इससे क्या चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं और क्यों? देखो लिटमस का जो कलर है, ठीक है, लिटमस का कलर है वो क्या हो गया, वो रेड हो गया। और पहले लिटमस का कलर क्या था, ब्लू था, तो ब्लू से रेड हो गया। और ब्लू से रेड लिटमस का कलर कब होता है, जब हम उसको एसिड में चेक करते हैं। ठीक है, जब हम एसिड, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सो इसका मतलब साफ है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रूट है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो फ्रूट है वो कैसा है, वो एसिडिक नेचर का है। फ्रूट क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह से हम अपना आंसर करेंगे। 25th क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इन्वॉल्व रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन व्हेन अ डस्ट पार्टिकल इज इनहेल्ड थ्रू द नोज बाय हिम। देखो जब कोई पर्सन जो होता है
वो डस्ट पार्टिकल जैसे नोज के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल को इनहेल कर लेता है। तो फिर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो देखो अगर हम ध्यान से देखें ना, अगर ये चीजें ना हम सबके साथ हुई होंगी कभी ना कभी, जैसे कहीं हम धूल मिट्टी वाली जगह पे जाते हैं, ठीक है, और हमें हमें अगर हम नाक के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू हम कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह, धूल वगैरह हमारे नाक में चली जाती है, तो हम अचानक से क्या करते हैं, छींकते हैं, ठीक है, स्नीज करते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस लिखना है इवेंट्स का। देखो सबसे पहले क्या है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हमारी नाक में जा रहा है, डस्ट पार्टिकल हमारी नाक में जा रहा है, तो ये हमारा हो गया स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस डस्ट पार्टिकल। अब रिसेप्टर की बात करें तो इसको रिसेप्टर क्या हो जाएगा, नोज, नोज हमारी रिसेप्टर है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये जा रहा है हमारे सेंसेसरी नर्व्स पे, सेंसेसरी नर्व्स, ठीक है, कहाँ जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल है वो मोटर नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, इफेक्टर पे, मोटर नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, इफेक्टर पे, ठीक है, इफेक्टर, इफेक्टर मतलब जो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और इफेक्टर क्या होते हैं, मसल्स ऑफ नोज, मसल्स ऑफ नोज हमारी इफेक्टर होती हैं। और फिर ये इफेक्टर क्या करेगा, स्नीजिंग करेगा, ठीक है, स्नीजिंग का मतलब है रिस्पॉन्स, छींक आ जाती है एकदम से, ठीक है। तो ये आपको लिखना था बस इस तरह से, सिंपल प्रोसेस। देखो बायो में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इतना बायो के बारे में, बट मैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। तो अब मेरे को अच्छा नहीं लगा कि पेपर में सिर्फ बायो के क्वेश्चंस को स्किप कर दूं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरा ही पेपर आप देखो, तो जितना मुझसे हो पा रहा है बायो में मैं उतना करा रहा हूँ, ठीक है। तो 25th ये हो गया। 26 के अगर देखते हैं कि अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CuSO4, ठीक है, .2H2O। तो ये है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला, CuSO4.2H2O। एक कंपाउंड एक्स है जो जिप्सम से बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जब भी उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, जिप्सम से क्या बनता है, जिप्सम को अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो इससे बनेगा CaSO4.half of H2O। और ये क्या होता है हमारा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें थोड़ा सा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स क्या हो गया हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं कि स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या क्या कंपोजिशन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या इसी को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर हम बेकिंग पाउडर की बात करें, अगर हम किसकी बात करते हैं, बेकिंग पाउडर की बात करते हैं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बेसिकली जो मिक्सचर होता है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा प्लस, इसमें जो होता है वो एक एसिड मिक्स होता है, ठीक है। इसमें हम टार्टरिक एसिड लिख सकते हैं, टार्टरिक एसिड जो होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। या भी कोई कोई माइल्ड एसिड हम ले सकते हैं, टार्टरिक ना लें तो हम कोई और दूसरा माइल्ड एसिड भी ले सकते हैं। तो इसका जो मिक्सचर होता है उसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अगर सिर्फ NaHCO3 है तो वो बेकिंग सोडा, और इसमें अगर हम कोई माइल्ड एसिड या जैसे टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो इसका जो मिक्सचर होता है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है, ठीक है। इसी के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन गिवन था, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। देखो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, ये 5H2, ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला। इसको अगर हम हीट करते हैं तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, तो हमें पता है कि यहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये लॉस हो जाता है, और यहाँ से मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, ठीक है। यहाँ से वाटर जो हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3। ये सब हमने NCERT की रिएक्शन है, ठीक है, उन डायरेक्ट पूछ रखी है। बैलेंस कर लो इसको, ठीक है, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमें आंसर करने हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि पेपर में ज़्यादा लैंग्वेज ना लिखें, लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि लैंग्वेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आंसर को जितना आप सिंपल रखोगे, जितना सरल रखोगे पेपर आंसर्स को, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। मार्क्स कटने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रखा है, ठीक है,
वाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? जो किचन गार्डन होता है, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं, जबकि फॉरेस्ट को हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? देखो, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है। ये क्या है? एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है। बहुत बेसिक सा फुद्दू सा सवाल है कि इसको आर्टिफिशियल क्या होता है, जो ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। तो किचन गार्डन को हम खुद डिजाइन करते हैं, तो ये एक मैन मेड इकोसिस्टम है, इसलिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बट जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमन डिजाइन नहीं करता है, वो नेचर ने खुद डिजाइन किया है, तो वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। सेकंड क्वेश्चन, while designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system? देखो, हम क्या कर रहे हैं, अब एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अपने घर में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी गार्डन समझ लो या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, लॉन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि वो सेल्फ सस्टेन हो, मतलब उसमें हमें रोज रोज आके काम ना करना पड़े, ठीक है, सेल्फ सस्टेन हो। तो या जैसे हम कोई भी एक जार लेते हैं, उसमें हमें अगर एक प्लांट लगा देते हैं हम उसमें, ठीक है, तो वो भी तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही हुआ। तो उसे बार बार ध्यान ना देना पड़े, तो उसके लिए क्या क्या हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दूं आपको, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फिशेस के लिए एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, ठीक है। उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिश एक्वेरियम का। देखा, आपने देखा होगा फिश एक्वेरियम में एक मोटर लगी हुई रहती है। उस मोटर के थ्रू क्या होता है, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहती है, ठीक है। उस पूरे एक्वेरियम में कंटिन्यूसली क्या रहती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहती है, पानी निकलता रहता है, ठीक है। नया पानी आता रहता है, पुराना पानी जाता रहता है। तो वो एक नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सफिशियंट ऑक्सीजन मिलती रहे, सफिशियंट ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। और एक हमें ये ध्यान रखना है कि सफिशियंट फूड मिलता रहे, सफिशिएंट फूड। अब जैसे कोई प्लांट लगा रखा है, उस प्लांट के लिए जो जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलती रहे, ताकि हम वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन पाए, ठीक है। जैसे नेचर ने बनाया है फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट में जितने पेड़ हैं हम क्या उनको फूड देते हैं, ठीक है। वो खुद ब खुद अपनी सेल्फ सस्टेन सिस्टम है वो, ठीक है। वो खुद अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल से लेते रहते हैं, ठीक है। सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, जो एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं, पुराने प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, पेड़ इतने लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही पूछ रहे हो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो एक तो सफिशिएंट ऑक्सीजन हो, एक सफिशिएंट फूड हो, ये सब हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। देखो, हॉक है, स्नेक है, प्लांट है, रेट है, तो इनसे एक फूड चेन बनानी है, ठीक है। तो देखो, फूड चेन में सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे, ठीक है। फूड चेन में सबसे पहले क्या आएंगे, प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट्स को हमारे खाएंगे इनमें से रेट्स, ठीक है। रेट्स जो है वो प्लांट्स से एनर्जी लेंगे, और रेट से कौन एनर्जी लेगा, स्नेक, और स्नेक से कौन एनर्जी लेगा, स्किन को कौन खाएगा, हॉक, ठीक है, बाज, चील, जो भी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में देखो, न्यूमेरिकल दे रखा है कि 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल टू द फोर्थ। देखो, एक चीज ना हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे एक ट्रॉपिक लेवल पे 20,000 एनर्जी अवेलेबल है, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। तो ये अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। हमसे पूछ रखा है कि थर्ड से फोर्थ पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 20,000 जूल एनर्जी है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे बात करें तो कितनी ट्रांसफर होगी, सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी। 10% होती है, हाँ। 10% अगर ट्रांसफर होगी तो सेकंड, नहीं, क्या बोल रहे हैं वो, 20 इज वॉज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर। ओके ओके, फर्स्ट में कुछ और ही एनर्जी है, ठीक है। फर्स्ट में मान लेते हैं एक्स है, 20,000 सेकंड में ट्रांसफर की गई है, तो थर्ड में कितनी ट्रांसफर होगी, सिर्फ 2,000 ही हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट लेवल पे कौन होगा, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी से सिर्फ 20,000 जूल ही सेकंड पे ट्रांसफर हुई है। देखो लिख रखा है ना, वो ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकंड पे 20,000 मिली है, फिर थर्ड पे इसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है,
10%, यहाँ पर भी ये 10% ही ट्रांसफर हुआ होगा, तो 2000 पहुंची। अब थर्ड से फोर्थ पे सिर्फ 10% ट्रेवल होगा, और 10% कितना होता है 200 जूल, तो आंसर हो जाएगा हमारा 200 जूल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसका बहुत बेसिक सा आंसर होता है, हम पढ़ते भी रहते हैं, फ्लेमिंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थंब, ठीक है, ये हो गई हमारी फोर फिंगर, और ये हो गई हमारी मिडल फिंगर। ठीक है, और यहाँ से हम कैसे याद रखते हैं, एफ बी आई। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा करंट, एफ बी आई। ठीक है, एफ फॉर फोर्स, और बी से हम किसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, और आई से हम करते हैं करंट को। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड। तो एफ से हो जाएगा फोर्स, एम से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सी से हो जाएगा करंट। और अगर सिंबल की फॉर्म में ध्यान रखना है तो एफ बी आई। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है, तो ये रूल होता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, गिवन बिलो आर 3 डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 डायग्राम है और इलेक्ट्रॉन की एंट्री दिखा रहे हैं। एक बार ये इस तरह से परपेंडिकुलरली एंट्री हुआ, एक बार किसी एंगल पे, और एक बार पैरेलल एंट्री हुई मैग्नेटिक फील्ड में। तो बताना है कि इनमें से कौन सा केस है जिसमें फोर्स मैक्सिमम लगेगा और किसमें मिनिमम लगेगा, और अपना रीजन भी बताओ। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आई बी एल साइन थीटा, यही पढ़ा होगा। अब देखो साइन थी फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन 90 पे, जो कि 1 होता है। और 90 डिग्री कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एंट्री लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंट्री ले रहा है, तो मैक्सिमम तो फर्स्ट केस में हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस में मैक्सिमम हो जाएगी। और मिनिमम कब होगी, तो एफ मिनिमम तब होगा, ठीक है, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। और साइन थीटा मिनिमम कब होता है, साइन 0 डिग्री में। ठीक है, 0 होता है, और 0 डिग्री का मतलब पैरेलल, और पैरेलल किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, पैरेलल हो रहा है थर्ड में। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम वाला केस बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ईजी हो गया। ठीक है, रीजन भी समझ में आया ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होती हैं। तो ये हमने बना लेते हैं सोलेनॉइड, ये हमने बना लिया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इस तरह का होता है, स्प्रिंग शेप का, ये हमारा सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये करंट पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सोलेनॉइड के अंदर वो कुछ इस तरह से होती हैं। सोलेनॉइड के अंदर तो होती हैं पैरेलल, सोलेनॉइड के अंदर क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, बाहर कुछ इस तरह से हो जाएंगी, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस होंगी बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें बोल रखा है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें बतानी है। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ईजी है, ये बनाया हमने बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी बार मैग्नेट की। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जरूर दिखानी है। डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंट्री करती है, ना सा, इस तरह ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी डायरेक्शन, तो ये चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे भी देखो नॉर्थ से हमने ये बना दिया। ठीक है, निकलने वाली डायरेक्शन है ये, तो ये नॉर्थ हो जाएगा हमारा, और ये वाला पोल साउथ हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री एंटर करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोबारा। डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द टू फील्ड्स। ठीक है, इन दोनों फील्ड्स के बीच में दो डिस्टिंग्विश फीचर बताने हैं हमें। ठीक है, तो हम बता देते हैं, क्या दिक्कत है, हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट हम पूरे अच्छे से पेपर को कवर करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। तो यहाँ पर हम डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे, देखो सबसे पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें
देखो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। जैसे हमने ये सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, ये सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, ये जो वायर है सर्कुलर शेप की इस तरह से, इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसमें करंट की वैल्यू को कम कर देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू को ज्यादा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बट बार मैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उनकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। तो यहाँ पर रीजन हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो मैं बी लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट, बाय चेंजिंग द करंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, कैन बी रिवर्स्ड। यहाँ पर ध्यान दो, अभी देखो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है। अब मैं करंट को अगर इधर से फ्लो कराऊँ और इधर से निकलवाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये साउथ बन जाएगा या नॉर्थ बन जाएगा। बट बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका पॉइंट हो जाएगा डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड, डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज। जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा। तो ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, देखो एक वैसे तो दो ही पूछ रखे, एक और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। देखो थर्ड रीजन हो जाएगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट की वैल्यू अगर जीरो हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, तो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो होती है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परमानेंट रहेगी, ठीक है, करंट से कोई लेना देना नहीं है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट इन विच द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नियर देन इंफिनिटी। जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है। अब डिफेक्ट बताना है और इस डिफेक्ट के दो रीजन भी बताने हैं, ठीक है। देखो फार पॉइंट जो है वो नियरर देन इंफिनिटी है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। तो देखो पहली चीज तो ये है कि ये डिफेक्ट जो है ये मायोपिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है। नियरर देन इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी है, तो मायोपिया में फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। मतलब इसमें क्या होता है, पास का तो सब दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसका देखो एक तो ये रीजन होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन होता है, देखो एक तो ये होता है कि इसमें जो आई लेंस का साइज है ना, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। या आई लेंस ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं कि आई लेंस का जो कर्वेचर है ना वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, इसको क्या क्यों मैंने ऐसे लिखा। और सेकंड रीजन हो जाएगा जो आई बॉल का साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा है कि इसके लिए आप एक डायग्राम भी बताओ कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखो होता है ऐसा है कि जैसे मान लो ये है हमारी आई बॉल, ठीक है, ये हमारी आई बॉल, ठीक है, और ये है हमारा लेंस, आई लेंस। अब होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट जब लाइट रे इस तरह से करेगा तो ये लाइट रे यहाँ पर रेटिना पे क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो हमें पास का तो सब दिख रहा है, लेकिन यही केस जब ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रख रखा है हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है। इंफिनिटी से रे कैसे आती है, इंफिनिटी से जो रे आती है वो पैरेलल आती है। अब जो रे आएंगी यहाँ पर, ये क्या करेगा, जिसको मायोपिया होगा वो रे यहाँ पर कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी, यहाँ पर कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी और यहाँ पर इमेज बनेगी। देखो जब इमेज रेटिना पे बनती है तो वो हमारे माइंड तक जाती है और हम उसको देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन जब इमेज रेटिना पे नहीं बनती है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाँ आंखों को तो दिख रहा है बट वो ब्रेन उसको रीड नहीं कर पाता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको सही करना है तो एक तरीका तो ये है कि जो ये आई बॉल है इसको थोड़ा डिक्रीज कर दो, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, रे को थोड़ा और पैरेलल भेजते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है।
अब इसको कर्व कैसे ठीक करते हैं, देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इंफिनिटी पे, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो पैरेलल आएंगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अब ये कॉनकेव लेंस क्या यूज करता है कि जो पैरेलल रेज आएंगी ना, इनको थोड़ा दूर दूर करके भेजता है इस तरह से, ठीक है, इनको थोड़ा सा दूर भेज देता है। अब दूर होने की वजह से ये मिलते 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 कहाँ पे मिलती हैं, रेटिना पे मिलती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इमेज हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, हमें पता था कि हमें इमेज थोड़ा और दूर बनानी है, तो दूर बनाने के लिए हमें थोड़ा रेस को थोड़ा आगे जाके कन्वर्ज करना है, थोड़ा और दूरी पे कन्वर्ज करना है ताकि रेटिना पे कन्वर्ज हो। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव इनको थोड़ा सा दूर दूर भेजेगा, और फिर लेंस जब इनको कन्वर्ज करेगा तो वो ठीक रेटिना पे ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब इस लेंस की पावर को तो हम ज्यादा नहीं, कम नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा लेंस यूज कर लेते हैं, ठीक है, चश्मा लगा लेते हैं। तो ये रीजन है, ठीक है। तो देखो रीजन क्या था, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो पहला रीजन समझ में आया ना, देखो ये आई बॉल का साइज बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, तो आई लेंस का कर्वेचर कुछ ज्यादा ही हो गया कि वो जल्दी रेस को कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये दोनों रीजन थे, इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और रे डायग्राम मैंने ये बना दिया। क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 पे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के ही साइज के बराबर है, बट इन्वर्टेड इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं। अब बोल रखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछ रखी है हमसे, कितनी होगी। देखो समझना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर हमें ध्यान से देखें तो हमसे क्या बोल रखा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, हमसे पूछ रखा है, ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और फोकल लेंथ हमसे पूछ रखी है। देखो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि तो देखो यहाँ पर ना हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। उन्होंने बोला है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द लेंस इज ऑफ द सेम साइज बट इन्वर्टेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। देखो इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, इन्वर्टेड इमेज तब बनती है जब कॉन्वेक्स लेंस के 2f पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है। देखो ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस 1, ठीक है, और ये इसका सेकंड फोकस 2f। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो उस केस में जो इमेज बनती है, उस केस में जो इमेज बनती है ना, वो हमारी सेम साइज की बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो 2f पे रखा होगा, और इमेज भी कहाँ पे बन रही होगी, इमेज भी हमारी 2f डैश पे, ये हमारा f हो गया और f डैश, और ये हमारा 2f डैश हो गया। तो इमेज हमारी 2f डैश पे बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा v। अब हमें बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 30 है, ये है 30। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि जितना इधर टू फोकस होगा उतना ही तो उधर भी फोकस होगा सेम डिस्टेंस पे। तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, और u प्लस वी हमसे पूछ रखा था, तो ये आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सेकंड उन्होंने पूछ रखा है फोकल लेंथ बताओ लेंस की। देखो ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जो है वो कितना दे रखा है हमको, 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये -15 नहीं होगा, 15 होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे फोकल लेंथ तो इधर इधर की साइड आ रही है तो ये नेगेटिव होती है इधर की साइड चीजें, बट नहीं, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्केव की नेगेटिव। और ये डायग्राम मैंने बनाई दी है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कुछ खास सॉल्व नहीं करना था, उन्होंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिया, उन्होंने कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ही नहीं दिया, उन्होंने सोचा बस जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट ये पता होगा वो कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका काम क्या होता है। तो देखो इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है, एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये एक तरह से एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। ये क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक तरह से हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है।
फॉर सेल्यूलर प्रोसेसेस, जितने भी हमारे सेल्यूलर प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए ये हमारी करेंसी है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो एटीपी होता है ये ब्रेक करता है, जो एनर्जी होती है से मिलती है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। एटीपी ब्रेक्स डाउन, मतलब एनर्जी देता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है हमारे। एटीपी ब्रेक डाउन टू गिव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, टू गिव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी करेंसी है बेसिकली, तो ये इसका रोल है, ठीक है। तो ये हो गया। व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ठीक है। जो गैसेस हैं प्लांट्स में उनका सफिशिएंट एक्सचेंज हो, ये कौन इंश्योर करता है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, ठीक है। और हम बोल सकते हैं सरफेस ऑफ लीव्स एंड सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, तो ये एनर्जी एक्सचेंज को इंश्योर करते हैं, एंड रूट्स। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। देखो, एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है कि बाहर की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, हार्श कंडीशन है या सफिशिएंट कंडीशन है। और दूसरा ये डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पे, प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। प्लांट को कितना कितनी गैसेस चाहिए, ठीक है, बाहर से कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी CO2 चाहिए, तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और करके देखो, इसका इंटरनल चॉइस गिवन है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूछ रखा है प्लांट्स और एनिमल्स में इंटरनल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो कौन सी रिजर्व होती है। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। जो प्लांट्स में होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, स्टार्च, और एनिमल्स में किसकी फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन, एनिमल्स में होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट पूछ रखा है, हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नाइट में, टेक CO2 एट नाइट, एट नाइट, ठीक है। एंड प्रिपेयर an intermediate compound, an intermediate compound which is acted upon energy, which is acted upon energy absorbed by chlorophyll, absorbed by chlorophyll, ठीक है, ड्यूरिंग द डे। तो इस तरह का इसका कुछ आंसर आप दे सकते हो, ठीक है, कि स्टोमेटा तो दिन में क्लोज रहता है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो CO2 नाइट में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द डे में एनर्जी पे जो एक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप इसका कुछ आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टूथ एनिमल। टूथ एनिमल क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं CA3PO4 का होल ट्वाइस, तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ पीएच इट स्टार्ट्स कोरोडिंग। जो टूथ होते हैं वो कोरोड होना कब शुरू होते हैं, जब पीएच जो होता है, ठीक है, लोअर हो जाता है 5.5 से, तो उस केस में टूथ जो होते हैं वो डिकेड होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ टूथ डिके एंड सजेस्ट वन मेथड टू प्रिवेंट इट। तो बहुत ईजी है कि टूथ डिके का रीजन क्या होता है। देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कब आते हैं हमारे माउथ में, जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक पीएच हो जाता है। उस केस में जो बैक्टीरिया होंगे ना, ठीक है, वो या ऐसा अगर हम बोलेंगे जैसे हम कुछ मीठा खाएंगे, तो मीठा खाएंगे तो बैक्टीरिया जो होगा वो उस मीठे पे एक्ट करेगा और उस शुगर को जो है वो ब्रेक कर देगा। और जैसे ही वो शुगर को ब्रेक करेगा तो उससे प्रोड्यूस होगा एसिड, और वो जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो हमारे माउथ का पीएच तो कम कर ही रहा है, और हमारे जो टूथ हैं उनको भी क्या कर रहा है, डिकेड कर रहा है, एसिड की वजह से जो है वो खराब होते जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो जब हम कुछ शुगरी चीज़ खाते हैं, ठीक है,
तो उस पर जो बैक्टीरिया एक्ट करेंगे वो उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे हमें मिलता है एसिड, ठीक है। और वो एसिड जो होता है टूथ डिके का मेन कारण है। और एक मेथड बताओ, तो देखो एक मेथड ये है कि हम टूथपेस्ट यूज़ करें डेली, ठीक है। और हर चीज़ खाने के बाद हम अपने माउथ को अच्छे से माउथ वॉश कर लें, ठीक है, क्लीन कर लें किसी अच्छे माउथ वॉश से। तो उससे क्या होगा, हमारे माउथ का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, वहाँ पर बैक्टीरिया कम से कम रहेंगे, तो फिर डिकम्पोजिशन भी कम होगा, ठीक है, और एसिड भी कम प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम यहाँ पर 33 क्वेश्चन है ना। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूसेस देमसेल्फ, एंड रिड्यूस देमसेल्फ, और खुद को वो रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूस अदर्स, reduces others, और oxidize themselves, oxidize themselves, ठीक है। तो जैसे यहाँ है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें हमें बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो देखो इनमें से हमें देखना है कि कौन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा होगा वो खुद को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ऑक्सीजन गेन करना, रिड्यूस होने का मतलब है हाइड्रोजन गेन करना या फिर ऑक्सीजन लॉस करना। तो यहाँ पर देखो अमोनिया को अगर हम देखें नाइट्रोजन को, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर अमोनिया में कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हुआ है, तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें, यहाँ पर जो वाटर है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन थी और यहाँ पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो मतलब H2O क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। देखो आयरन Fe2O3, तो यहाँ पर आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने ऑक्सीजन क्या की, लॉस कर दी। यहाँ पर H2O2 में देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो यहाँ पर H2 रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है और लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ रिएक्शन in which the gain or loss of oxygen takes place, ठीक है। देखो अगर ऑक्सीजन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि आर रिएक्शन इन विच द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक साथ ऑक्सीजन का गेन भी हो और ऑक्सीजन का लॉस भी हो जाए, तो उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये 33 हो गया हमारा, है ना। अब हम 34 पे चलते हैं। देखो 34 में क्या बोला जा रहा है, 34 में बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वोल्ट, तो सॉरी वॉट, तो हमें पावर दे रखी है 880 वोल्ट, ठीक है। जो जो गिवन हम लिखते रहेंगे। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 330 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सोर्स वोल्टेज दे रखी है, तो वोल्टेज हमें दे रखी है 220 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले वाले केस की बात करते हैं, ठीक है, जब हीटिंग क्या है, मैक्सिमम रेट पे हो रही है। तो जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे हो रही है तो पावर है 880 वोल्ट। तो हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो V इंटू आई होता है, तो आई निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन वी। तो P कितना है 880 और V कितना है 220। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो करंट आ जाएगा 4 एम्पेयर। करंट कितना आ गया 4 एम्पेयर। रजिस्टेंस निकालते हैं। देखो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। तो R किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन आई के। अब वोल्टेज कितनी है 220, ठीक है, और करंट कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 55 ओम आ जाएगी हमारी रजिस्टेंस। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड पे, ठीक है, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन हीटिंग इज, ठीक है, हीट का सिंबल लिख देते हैं ट्रायंगल इस तरह से, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट,
हीटिंग जो है वो मिनिमम रेट पे हो रही है। तो उस केस में पावर कितनी है, पावर दे रखी है हमें 330 वॉट और वोल्टेज कितनी है 220। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। देखो पावर आई निकालना है तो आई पी अपॉन वी हो जाएगा, तो 330 अपॉन 220, आंसर कितना आएगा 1.5 एम्पेयर। देन हमें आर निकालना है, आर किसके बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई, वोल्टेज है 220 और आई कितना है 1.5 है ना, आई 1.5 ही तो है, तो ये हो जाएगा 1.5 मतलब 146.6 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 146.6 ओम, ये हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई करंट पास करते हैं, ठीक है, रजिस्टर से, तो वो रजिस्टर क्या होता है, गर्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि उससे हीट एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे हीटर होते हैं ना, तो हीट एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमें एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, कि जितना ज़्यादा टाइम तक हम हीट प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही करंट पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा रजिस्टेंस होती है ना किसी वायर की, उसमें उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो एच हमारा आ जाता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 हो गया ना, अब 35 पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है देखो जब एग्स फर्टिलाइज नहीं होते तो क्या होता है, उस केस में जो यूट्रस होता है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्लड और मकस जो होता है वो बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, ब्रेक्स डाउन। ठीक है, मैं देखो ये आंसर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको कितना आंसर लिखना है एग्जाम में। कुछ ज़्यादा बकवास नहीं लिखनी है वहाँ पर, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है ताकि पूरे पूरे नंबर मिले। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड, ठीक है, come out through vagina in the form of blood and in the form of blood and mucus। ठीक है, इस फॉर्म में वो चीज़ बाहर निकल जाती है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। सेकेंड है कि हाउ इज स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन एग और ओवा। दो स्पर्म होते हैं वो ह्यूमन एग से किस तरह डिफरेंट होते हैं देखो इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम इन स्पर्म, वो या तो एक्स होंगे, इज आइदर एक्स और वाई। ठीक है, बट जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन एग में, इन ह्यूमन एग, ठीक है, वो ओनली एक्स होते हैं, वो सिर्फ एक्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हमसे पूछा गया था। दे रखा है लिस्ट एनी 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रैक्टिस फॉर फैमिली प्लानिंग, मेंशन हाउ दिस मेथड वर्क्स। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला हो जाएगा सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा बैरियर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगर हम और मेथड की बात करें तो ओरल पिल्स। ठीक है, ये सब मेथड्स होते हैं जिससे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है ए, ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है एल्कोहल की। On heating A with concentrated sulfuric acid, it forms an unsaturated compound B with molecular mass 28। ठीक है, तो ये क्या होगा देखते हैं, चलो हमें एक कंपाउंड दे रखा है ए, ठीक है, ये अल्कोहल है, हमें इतना पता है कि ये ए जो है वो अल्कोहल है। अब ए को हम H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये हमें एक कंपाउंड दे रहा है बी जिसका मोलिकुलर मास है 28। अब कंपाउंड बी को जब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल चेंजेस टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी, ये बना दे रहा है सी। तो बताना है ए बी सी क्या होंगे। ठीक है,
तो देखो ए अल्कोहल है, तो ये क्या होगा, ये हमारा इथेनॉल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी है H2SO4 के साथ इथेनॉल की, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करा दें तो ये क्या देता है, ये क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है इथीन, ठीक है, याद है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनाएगा इथीन। अब इथीन का रिएक्शन हम कराते हैं H2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इथेन में CH3 तो ये तो हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा A हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ABC मिल चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है आई राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ A इनटू B, हमने ये भी लिख दी है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोज कंबशन, ठीक है। देखो कंपाउंड सी क्या है, कंपाउंड सी एल्केन है, और जब भी एल्केन मतलब C2H6 का कंबशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बैलेंस हम इसको कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 3, देखो बैलेंस हो गए 4 और 3, तो ये आ जाएगा हमारा इसको बैलेंस तो 2 3, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है, प्लस हीट, यहाँ से हमको हीट मिल जाएगी, ये भी हो गया। फोर्थ है स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है। देखो आपने हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज होता है, इंडस्ट्रीज में जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको फैट में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का यूज होता है, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इनटू फैट्स, ठीक है, इसमें हमारा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का यूज होता है इंडस्ट्रीज में। फिफ्थ हमसे पूछ रखा है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम, तो कंपाउंड ए क्या था हमारा C2H5OH, तो C2H5OH को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, तो सोडियम इथोक्साइड बनता है, ठीक है, C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ से हमारा निकल जाता है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब और में हम पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसलीज व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन ऑयल डर्ट, ठीक है। तो इसे हम बना देते हैं, देखो लेट से कि ये एक डर्ट का पीस है, ये क्या है, एक डर्ट का पीस है, ठीक है, दाग का पीस है। अब मिसली जो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये इस तरह से Na+, नेगेटिव वाले जो पार्ट होते हैं ये इस तरह से डर्ट पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इस तरह से अटैच हो जाते हैं Na+, और ये जो क्लस्टर बन जाता है ना इस तरह के डर्ट के आसपास, ये सोप के मॉलिक्यूल्स का जो क्लस्टर होता है, ठीक है, इसी क्लस्टर को हम बोलते हैं मिसलीज, क्या बोलते हैं, मिसली फॉर्मेशन, ठीक है, माइसली फॉर्मेशन, ठीक है। और ये क्या है हमारी, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, कोई यार कोई भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिसली फॉर्मेशन। तो यही हमें पूछ रखा, डायग्राम की मदद से मिसली की फॉर्मेशन बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X and Y विद 100 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच, ठीक है। तो दोनों में हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ये है हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब ये है। अब क्या बोल रखा है कि ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉप सॉल्यूशन एंड इन टेस्ट ट्यूब वाई, टेस्ट ट्यूब एक्स में सॉप सॉल्यूशन डालना है और टेस्ट ट्यूब वाई में डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास सॉप सॉल्यूशन है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया, ठीक है, दूध सी सफेदी निरमा से आई। शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को क्या करो, शेक कर लो। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या प्रेजेंट था, हार्ड वाटर भी प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पर हार्ड वाटर प्रेजेंट था, ये हार्ड वाटर और डिटर्जेंट बन गया। अब क्या बोल रहे हैं वो कि इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर। अब जो है वो फॉर्म किस में बनेगा, देखो ये तो कोई जिसने थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा ना वो बता देगा, यहाँ पर जो है ये वाई टेस्ट ट्यूब है, ये एक्स, तो इसमें जो होगा वो फॉर्म क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, बट सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। ये तो कितना ईजी क्वेश्चन था। और वाई पूछ रखा है, ठीक है, तो रीजन आप बता दोगे, डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर वाइल सोप डज नॉट, तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पूछ रखा है इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म, कर्डी सॉलिड फॉर्म किस में बनेगा,
तो कर्डी सॉलिड बनता है हमारा एक्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये सोप इसमें मिक्स नहीं होता और एक वाइट कलर का कर्ड टाइप का, दही टाइप का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। फॉर्म बनने की जगह एक कर्ड टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है सोप और हार्ड वाटर के बीच में, ठीक है। तो वो वाई में एक्स में बनेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और वाई वाई पूछ रखा है, तो देखो ये जो सोप होते हैं ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के होते हैं। तो जो सोप की रिएक्शन होती है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट्स के साथ, ठीक है, ऑफ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के हैं, ठीक है, ये बनाती हैं एक इनसॉल्यूबल स्कम, इनसॉल्यूबल स्कम, ठीक है। एक इनसॉल्यूबल पीपीटी बनता है, जो मैंने बोला कर्ड की शेप का। तो बस वही इसका आंसर हो जाएगा, इनसॉल्यूबल स्कम। रीजन बस इतना रीजन आपको दे देना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 37वां क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी के, ई के, लास्ट वाले के, तो इनको हम देख के जाएंगे, ठीक है। बस खत्म होने ही वाला है। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है इस तरह से, और हमें बोल रखा है कि कॉनकेव मिरर की 2 एप्लीकेशन बतानी है। देखो कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन बहुत जगह होती है, हम इन्हें व्हीकल में से यूज़ करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट मिरर के तौर पे से यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पर भी हमें इमेज को थोड़ा बड़ा करके देखना होता है वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसे ध्यान रखना, ठीक है। मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखो बड़ा ही सिंपल है कि मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, मतलब ट्वाइस इंटू 15, मतलब आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो ए पार्ट सोल्व हो गया, बी पार्ट सोल्व हो गया। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में हमको बोल रखा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है हमारा पोल, ये है फोकस, और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज जो होती है वो दूसरी तरफ बनती है, ठीक है। एक इस तरह चला जाएगी इमेज, और एक हमारी इमेज टकरा के इस तरह आ जाएगी। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बड़ी इमेज बनती है, थोड़ा ये इतना ध्यान रखना है कि जो होती है वो थोड़ी लार्ज इमेज बनती है, ठीक है। इसे यहीं पे रहने दो, यहाँ पर इसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हमारी कुछ इमेज बन जाएगी, इस तरह से दिखाना है, ठीक है। दूसरी तरफ बनती है मिरर के। इसी के सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है तो यू दे रखा है हमें -100 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो यू तो देखो नेगेटिव ही होता है सब केस में। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बोल रखा है इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। अब इसकी इमेज भी वहीं पे बन रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब 100 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन रही है, ठीक है। वी आगे 100। हमें पूछ रखा है कि सबसे पहले तो आप फोकल लेंथ बता दो। चलो फोकल लेंथ निकालते हैं। तो 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा 1/100, और ये माइनस का 1/100, ठीक है। माइनस का 1/100 और माइनस का 1/100 -2/100। तो फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट करता है कॉनकेव लेंथ से, है ना। तो फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आंसर। अब हमें बताना है मैग्निफिकेशन। तो m की जो वैल्यू होती है वो I/O के बराबर होती है और -V/u के बराबर होती है। तो -v की वैल्यू -100 है, और u दे रखा है -100, तो ये आ जाएगा कितना, -1। तो -1 का मतलब है इमेज सेम साइज की है, ठीक है। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो देखो कितना पेपर देखने में बड़ा लग रहा है 37 वाला क्वेश्चन की, इतना पूरे पेज पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो ये थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद देखना होगा, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मेरे को इतनी अच्छे से आती नहीं है, बट मैंने कोशिश की है बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन मैं समझा सकूँ मैंने समझाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये आपके लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, इसको एक बार देख लेना इसके सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है।
ये मैं बोल रखा है। जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग सभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं, ठीक है। बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो बेसिक भी होती हैं, एसिडिक भी होती हैं। डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन, देखो इतना सारा ना ये सब, ये कहानी पूरी तुम्हें टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखी है कि बच्चा इसे पढ़ेगा समझेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। देखो कॉपर को जब हम एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस कर लो इसको, देखो ये बन गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट है, what why are some metal oxides categorized as amphoteric, give one example। कुछ मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं जो एम्फोटेरिक होती हैं, इसका एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं पढ़ाते टाइम बोलता हूँ एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है, Al2O3, ठीक है। ये क्यों एम्फोटेरिक है, ठीक है, तो इसका रीजन दे देते हैं। Al2 जिंक ऑक्साइड भी हमारी एम्फोटेरिक होती है, ZnO, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड्स एंड बेस। अगर इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो भी ये सॉल्ट और वाटर देंगे टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और अगर इनको बेसिस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एम्फोटेरिक है। क्लियर हुआ? इसलिए एम्फोटेरिक होती है। थर्ड दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो थर्ड भी कितना इजी पार्ट दे दिया उन्होंने, रिएक्शन बस कंप्लीट ही तो करनी है। देखो ये है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये है वाटर। अब सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ होता है तो यहाँ से हमें पता है NaOH बनता है, ठीक है। क्लोरीन तो आएगा नहीं, कार्बन तो आएगा नहीं। देखो Na है, O है, H है, तो Na और H से एक ही कंपाउंड आपको याद होगा, NaOH, ठीक है, ये बना देना है। नेक्स्ट है हमारे पास Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है। देखो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनता है 2NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये बन जाएगा। कितना सिंपल है। नेक्स्ट है, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। जब हम क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखो बर्न करते हैं, जैसे सल्फर है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो SO2 प्रोड्यूस होती है, तो वो कलरलेस गैस क्या है, SO2, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी, नेम द गैस फॉर्म्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेट द नेचर ऑफ गैस। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, हम सबको पता है, ठीक है। जितना भी पॉल्यूशन वगैरह होता है इसमें SO2 भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो एसिडिक नेचर होता है। देन व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर। अब देखो ड्राई लिटमस पेपर है, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा, तो देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो नो चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नो चेंज, ठीक है, क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है एसिडिक गैस, बट ड्राई लिटमस पेपर है तो उसमें क्या जाएगा, नो चेंज, ठीक है। तो ये था आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें हमने कोशिश की सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करें, इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है, कितना आंसर लिखना है, ठीक है, रीजन कितना बड़ा देना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, हमने सब देखा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।